नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सूचित किया गया था कि जो इन्वायरमेंट की सीरीज चल रही थी फुल लेंथ सीरीज, उसका जो सेकंड पार्ट है वो आने वाला था। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट थे उसको हम लोगों ने सीखा था। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उसको हमने सीखा था, और शेष जो आगे है, आज जो बचा हुआ उसका जो पार्ट है वो हम लोग आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। ये दूसरा लेक्चर है। जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो पूरा ये सब्जेक्ट है 30-32 क्लासों में कंप्लीट करा दिया जाएगा आप लोगों का। एंड यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगर कुछ इसमें बदलने की या फिर कुछ नया करने की गुंजाइश होती है आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट है वो बहुत बहुमूल्य होते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि उसी से सारी चीज़ें सुधरती हैं। तो हम आपके कमेंट का स्वागत करेंगे, और अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर को और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो फिर उसको शेयर कर दीजिएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन का कोट है बिल गेट्स साहब का, उसके साथ हम लोग बढ़ेंगे कि इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। ये जो दुनिया है, इस दुनिया में बहुत सारे टाइप के लोग हैं, तो उनमें से किसी के साथ अपनी तुलना मत करिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि तुलना हमेशा बराबरी के लोगों से करी जाती है। और अभी व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि वो किस लेवल पे है, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है कि वो क्या कर सकता है। ठीक, तो फिर तुलना कैसे की जा सकती है। अभी एग्जांपल लिया जाए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, बचपन में कूड़ा बीनते थे। अगर वो अपनी तुलना किसी कूड़ा उठाने वाले बच्चे से अगर करते तो ये उनकी ज़िंदगी के साथ नाइंसाफ़ी होती। उनके अंदर पोटेंशियल था कि आज वो पूरे विश्व को बता सके कि आई एम द बेस्ट। तो सार यही है कि तुलना किसी से मत करिए। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है एंड स्पेशल होता है, उसका टैलेंट स्पेशल होता है। तो इसी के साथ आप अपनी पढ़ाई करिए, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप में वो पोटेंशियल है। ठीक, तो हम लोग अपनी लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज चैप्टर 2 है। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है उसके फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो फंक्शन कैसे करता है, उसके क्या क्या फंक्शन है। ठीक, तो जो इकोसिस्टम का जो फंक्शन होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक, वास्ट होता है एंड कंप्लीट डायनेमिक होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम का जो फिर फंक्शन है वो ब्रॉड है, वास्ट है एंड डायनेमिक है। और जो इसका फंक्शन है उसको हम लोग तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है,
पहला आपका है एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, एंड तीसरा है इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट। इन तीन बेसिक जो हेडिंग्स हैं उनके अंतर्गत हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या। पहला है एनर्जी फ्लो। ये किसकी बारे में बात हो रही है? पहली हेडिंग के अंतर्गत एनर्जी फ्लो। ठीक, तो पहला एनर्जी फ्लो के बारे में। एनर्जी फ्लो होता क्या है? एनर्जी फ्लो इज, कहते हैं कि एनर्जी इज अ बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो ऊर्जा होती है वो बेसिक फोर्स होता है, आधार बल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में होता है। किसी भी जो लिविंग प्लांट है उसकी जो ऑल मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो एनर्जी फ्लो है। एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूसर से चल करके, ठीक, एनर्जी प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। जो एनर्जी है, एनर्जी जो फ्लो है वो क्या होता है कि प्रोड्यूसर से ले करके, ठीक है, वो क्या होता है कि टॉप कंज्यूमर तक इसका फ्लो होता है। और इसी को क्या बोला जाता है? एनर्जी फ्लो कहा जाता है। ठीक है, ऐसा फ्लो जो एनर्जी का ऐसा फ्लो जो प्रोड्यूसर से लेकर के टॉप कंज्यूमर तक जाता है वो एनर्जी फ्लो कहलाता है। और ये क्या होता है कि ये अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल होता है। और फिर क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन आप देख लेते हैं कि इनका इंटरेक्शन कैसे होता है। ठीक, ये हम लोग देख लेते हैं। ये ऊपर से नीचे ऐसे जाएगा। ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। पहला होता है कि ऑटोट्रोप्स जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। आपको ऑटोट्रोप्स का मतलब ये होता है कि ये होते हैं उत्पादक। ठीक, हेट्रोट्रोप्स होता है, ये होता है कि कंज्यूमर होता है, ये उपभोक्ता होता है। ठीक, तो पहला जो लेवल है ये उत्पादकता का है। तो ग्रीन प्लांट है, ये क्या है? ये प्रोड्यूसर है, ये उत्पादकता है, ये उत्पादक श्रेणी में आता है। ठीक, इन पर डिपेंडेंट होते हैं कौन? प्राइमरी कंज्यूमर, जिनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? हार्बीवोरस होती है, हार्बीवोरस होती है। ठीक, और जो ये सेकेंडरी कंज्यूमर होता है ये डिपेंडेंट होता है किस पे? प्राइमरी कंज्यूमर पे। और जो टर्सरी होता है वो सेकेंडरी पे होता है। एंड जो टॉप कंज्यूमर होता है वो अपने से नीचे, जो फिर अदर है, थर्ड पे है, टू पे है, वन पे है। ठीक, इन सब पे डिपेंडेंट होता है। ठीक, तो जो टॉप कंज्यूमर है वो कैसा होता है? ये सर्वाहारी होता है। ये मांसाहार भी कर सकता है, शाकाहार भी कर सकता है। लेकिन ये जो तीसरा और दूसरा जो लेवल है ये मांसाहार ही होता है, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर पर होता है। अभी इसका एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिक लेवल का जो इंटरेक्शन होता है वो थ्री कंसेप्ट उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। पहला है फूड चेन, दूसरा है फूड वेब, एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। फूड चेन का मतलब है खाद्य श्रृंखला, फूड वेब मतलब खाद्य जाल, और ये क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो फूड चेन के बारे में देखते हैं कि फूड चेन क्या होता है। कि फूड चेन एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें ऑर्गेनम जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है। और क्या होता है कि ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से थ्रू फीडिंग मैकेनिज्म और ट्रोफिक लेवल, तो उनके बीच में क्या होता है? एक फीडिंग मैकेनिज्म पाया जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ठीक है, ऐसे एक चेन बनती है। जैसे
यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, जैसे यहाँ पे हरी घास पत्ती हो गई, ठीक, उसको प्राइमरी लेवल वाला खाएगा। प्राइमरी लेवल में जैसे यहाँ पे तुम्हारे हो जाते हैं, खरगोश हो जाता है और चूहे हो जाते हैं, टिड्डी हो जाती है, ये क्या है, इस प्राइमरी कंज्यूमर। और इनको कौन खाता है, जैसे यहाँ सांप खाता है, और तुम्हारा ये हो गया कि जो लोमड़ी हो गई, और तुमको अगर बहुत सारे जो मांसाहार वाले जानवर होते हैं, सांप हो गया या टिड्डी के बड़ा कीट हो गया, और जो टॉप कंज्यूमर हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। पक्षियों में अगर देखा जाएगा तो बाज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक प्रकार की श्रृंखला बनती है कि पहले इसको ये खाएगा, फिर इससे ये खाएगा, और फिर इसको ये खाएगा, ठीक। तो ये इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है, फीडिंग जो मैकेनिज्म है, उसको क्या बोला जाता है, फूड चेन बोला जाता है, ठीक। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ फूड चेन, कितने प्रकार का फूड चेन होता है। इन नेचर टू मेन टाइप ऑफ फूड चेन हैव बीन, ठीक है। तो दो मेन टाइप होते हैं जो फूड चेन के होते हैं, ठीक। पहला प्रकार है गैजिंग फूड चेन, ठीक, और दूसरा है डेट्रियस फूड चेन, ठीक है। दो हो गए। इसमें अगर देख लिया जाए कि गैजिंग फूड चेन कैसे होता है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, एक प्लांट है। प्लांट क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। उसके बाद ये क्या है, कैटरपिलर है, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। और उसको कौन खाएगा, लिजार्ड खाएगा। लिजार्ड को कौन खाएगा, टर्सरी जो टॉप कंज्यूमर है वो क्या है, स्नेक है। तो ये एक प्रकार की जो गैजिंग फूड चेन बनी, एक ये कैसी है, ये टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। ये एक प्रकार की ये क्या है, टेरेस्ट्रियल है। अगर एक्वेटिक उसमें देखा जाएगा कि एक्वेटिक जोन में कि कैसे कैसे होता है, तो ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। फिर उनको उनसे बड़ा जो कीट होगा वो जो प्लैंक्टन होता है, ठीक, वो इसका कंज्यूम करेगा। तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी लेवल पे हो गया। और उसको छोटी फिश खाएगी, ठीक है, फिश खा ली, ये हेटेरोट्रोप्स में आ जाएंगे। फिर क्या होता है कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, और इसको कौन खा लेगा, पेलिकन खा जाएगा, ठीक। तो ये टॉप कंज्यूमर हो गया। तो क्या होगी, ये एक प्रकार की श्रृंखला बनती, ठीक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये एक टाइप हो गया। सेकंड टाइप क्या होता है, डेट्रियस फूड चेन में ये होता है कि लीटर होता है। लीटर मतलब एक टाइप से डेड प्लांट, ठीक है, ठीक, डेड प्लांट जिसको जीवाश्म बोला जाता है, ठीक है, वो लीटर होता है, ठीक। तो लीटर को अर्थवाम खाएगा। अर्थवाम मतलब केचुए, ठीक। केचुए को कौन खाता है, चिकन खाता है, और चिकन को हॉक खाता है। अब ये क्या है कि डेट्रियस इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक श्रृंखला नियमित चले ऐसी, ठीक है। लीटर है, लीटर को क्या कहते हैं कि जो मर्तोप जीवी होता है वो भी खा लेता है, जैसे मशरूम। अब ये मशरूम बन गया, अब मशरूम को इंसान ही खाएगा, सर्वाहारी। इसमें क्या होता है कि जो क्या कहते हैं कि सेकेंडरी जो कंज्यूमर है वो उसमें नहीं मिलता है, टॉप कंज्यूमर सीधे मिलता है, ठीक है। तो ये श्रृंखला नियमित नहीं होती, इसीलिए इसको डेट्रियस बोला जाता है, ठीक। केचुआ है, तो केचुआ अर्थवाम है। अब ये अगर यहीं पर श्रृंखला खत्म हो जाती है तो फिर ये जीवाश्म को क्या, इसमें क्या होता है, जैविक खाद में बदल देगा। जैविक खाद अगर रह गया वहीं पे, अगर उसको केचुओं को कोई नहीं खाया, ठीक है, तो फिर ये श्रृंखला यहीं समाप्त हो जाती, ठीक। तो ये सेकेंडरी और टर्सरी पे ये नहीं पहुंचती, तो इसलिए इसको डेट्रियस बोला जाता है, ठीक। तो ये दो प्रकार के जो मेनली होते हैं फूड चेन, ये पाए जाते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की उधर बढ़ते हैं, फूड वेब, ठीक। फूड वेब क्या होता है कि फूड वेब एक तरह का फूड चैन ही होता है, बट इसमें ये होता है कि कई सारी जो फूड चैन होती है एक साथ इंगेज होती है, एक साथ ही इंगेज होती है, ठीक है। तो इसमें अगर परिभाषा की बात करी जाए तो देख लिया जाता है कि अ फूड चैन रिप्रेजेंट्स
only one part of food or energy flow through the ecosystem and implies a simple isolated relationship होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंट ओनली वन पार्ट ऑफ फूड, ठीक है, वन पार्ट ऑफ फूड होता है और एनर्जी फ्लो होता है थ्रू द इकोसिस्टम। मतलब ये होता है कि शुरुआत भी निश्चित है, अंत भी निश्चित है, बीच के रास्ते अलग हैं, ठीक है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ठीक। तो फूड वेब ऐसा होता है कि इसमें कोई नियमित श्रृंखला नहीं होती है, इसमें जो फूड चेन होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ए है, यहाँ बी है, ठीक, तो ये सी के माध्यम से भी जुड़ सकता है, ठीक, डी के माध्यम से भी जुड़ सकता है, ए बी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब ए और डी के साथ यहाँ पे ई पार्ट हो सकता है, उसके साथ बी के साथ जुड़ सकता है, तो ठीक है। ये श्रृंखला एक क्या होती है, एक प्रकार की जटिल होती है, ठीक है। सॉरी सॉरी तो क्या कहते हैं कि एक दूसरे से ये बहुत जटिल प्रकार से संबंध रहती है, ठीक है। होती मेनली फूड चेन ही है, लेकिन ये प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होने के कारण, ठीक है, इसको खाद्य जाल बोला जाता है, फूड वेब बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे है ग्रास हो गई, ग्रास को ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर से लिजार्ड खाएगा, लिजार्ड को सीधा हॉक खा लेगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट हो सकता है, ग्रास हो गया, ग्रास होपर हो गया, डायरेक्ट उसको भी हॉक खा सकता है, ठीक है। ऐसे ही ग्रास हो गया, ग्रास को रैबिट खाया, रैबिट को सीधे हॉक खा सकता है। या फिर ये फूड चेन चल करके कहाँ जाएगी, ग्रास जाएगी माउस के साथ, माउस को स्नेक अपना मतलब भक्षण करेगा और फिर स्नेक उसको क्या करेगा, हाफ खा लेगा, ठीक। तो एक प्रकार का क्या होता है कि तो ये एक प्रकार की श्रृंखला बनती है जिसको मतलब फूड वेब बोला जाता है। अभी देख लेते हैं कि और क्या होता है कि अ फूड वेब इज ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम विथ 5 पॉसिबल फूड चेन। मतलब ये माना जाता है कि अधिकतम जो हो सकती है कि मैक्सिमम क्या है कि मेनली जो बृहद स्तर पे पाई जाती है, और मैक्सिमम 5 पॉसिबिलिटीज होती है फूड चेन की, जो एक साथ इंगेज होकर के फूड वेब का निर्माण करती है, सामान्यतः यही पाई जाती है। एंड नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में अगर देखा जाए तो यह है कि द स्टेप ऑफ ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है, एक्सप्रेस इन ए डायग्रामेटिक वे आर रिफर टू इकोलॉजिकल पिरामिड। द फूड प्रोड्यूसर, ठीक है, जो फूड प्रोड्यूसर होता है उसका जो फार्म होता है बेस ऑफ द पिरामिड में होता है, एंड टॉप जो कार्निवोरस फॉर्म होता है वो टिप होता है, ठीक। अदर कंज्यूमर जो ट्रॉपिक जो लेवल होते हैं आर इन बेटमिन, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड में होता है कि जो मेन फूड प्रोड्यूसर होता है वो बॉटम में होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है, और ऊपर जो क्या कहते हैं कि टॉप जो कार्निवोरस होता है वो होता है टिप में होता है, टिप, ठीक है, टिप मतलब शीर्ष पे होता है, ठीक है। और जो बाकी जो लेवल पाए जाएंगे तुम्हारे ट्रॉपिक के वो इन दोनों के बीच में होंगे, बेटवेन में होंगे, ठीक है। तो ये उसके कहने का मतलब है, ठीक। तो द इकोलॉजिकल पिरामिड आर द 3 कैटेगरीज। इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स है उनकी 3 कैटेगरीज है, ठीक है। वो 3 आधार पे उसको कैटेगराइज किया गया है। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी। तो मेनली 3 भागों में इसको बांटा गया है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स की, ठीक। तो पिरामिड्स ऑफ नंबर क्या होता है, तो ये डील करता है विथ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक। तो ये क्या करता है कि ये डील करता है विद द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट लेवल,
इट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेसीज बिलोंगिंग टू ईच ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। तो ये इसकी परिभाषा होगी पिरामिड ऑफ नंबर की। अब देख लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड बायोमास द पिरामिड ऑफ नंबर में नॉट ऑलवेज बी अपराइट एंड मे इवन भी कम्प्लीटली इन्वर्टेड होता है। ठीक, बायोमास में इन्वर्टेड हो जाएगा, बट जी नंबर की बात करी जाती है तो ये तुम्हारा अपराइट होता है। अपराइट मतलब होता है कि सीधा, पिरामिड सीधा बनेगा, ठीक, ऊपर की तरफ जाएगा। अब बात लेते हैं अब इसमें भी क्या होता है कि पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो दो प्रकार का पाया जाता है कि पिरामिड ऑफ नंबर में एक अपराइट होता है, अपराइट इस टाइप से बनेगा और इन्वर्टेड इस तरह बनेगा। ठीक, अभी बात चल रही है कि इसकी अपराइट की। ठीक, तो इसमें यह है कि इन दिस पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज डिक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पिरामिड की बात करते हैं तो इसमें जो इंडिविजुअल्स होता है, इंडिविजुअल की जो संख्या होती है वो डिक्रीज करेगी। ठीक, डिक्रीज मतलब कम होगी। अगर हम इसको जो इसका जो ट्रॉपिक लेवल है वो हायर की तरफ जाएंगे, अगर कहने का मतलब है कि अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसमें जो इंडिविजुअल की संख्या है वो कम होती जाएगी। इसके कहने का मतलब ये है कि जो पिरामिड नंबर ऑफ पिरामिड जो होता है अपराइट वाले में, कि अगर हम प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोरस की तरफ जाएंगे या फिर पिरामिड में आधार से शीर्ष की तरफ जाएंगे तो इंडिविजुअल्स की जो संख्या होगी वो कम होती जाएगी। दिस टाइप ऑफ पिरामिड कैन बी सीन इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और ये कहाँ पाई जाएगी? मेनली ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाया जाएगा। ठीक, अगर यहाँ आप लोग को दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, जैसे यहाँ पे प्लैंकटन हो गया, ग्रास हो गई, ठीक, उनमें जो हर्बीवोरस है ये आपको मिलेंगे, इसकी अपेक्षा इसकी संख्या कम है। ठीक, और इसकी संख्या प्राइमरी कंज्यूमर में और कम हो जाएगी। अब इसको खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर तो उनकी संख्या और कम हो जाएगी, और उसका जो टॉप कार्निवोरस है वो उनकी संख्या और कम होती आएगी। इसका मतलब कि जितना आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, जितने आप जो लेवल ऑफ इसका बढ़ता जाएगा कंज्यूमर का, तो फिर इनकी संख्या जो है घटती जाएगी। सेकंड में देख लेते हैं, ये एक्वेटिक का है, ये प्लैंकटन है, प्लैंकटन को फिशेस खाएंगे, फिश को और बड़ी फिश खाएगी, उसके बाद पैलिकॉन खा जाएगा। तो ये आपका कहलाता है अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर जो है ये अपराइट वाला है। अब बात करते हैं कि इन्वर्टेड का। ठीक, तो इन्वर्टेड का जो पिरामिड होता है नंबर वाले में, कि इन दिस पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि यहाँ पे जो होता है पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक, तो यहाँ होता है कि एक चीज होगी जिसपे क्या होती है कि एक पेड़ हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हायर की तरफ जाएंगे, इसका जो लेवल है कि प्रोड्यूसर से आप टॉप कंज्यूमर की तरफ जाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंक्रीज होगी लोअर लेवल टू हायर लेवल पे। इसका देखते हैं कि अकाउंट इन फॉरेस्ट वुड हैव ए स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर फ्रॉम एग्जांपल में देते फ्यू नंबर ऑफ बिग ट्रीज। ठीक है, एक ट्री की यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड वाले में, ये एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ पे जो हार्बीवोरस है वो मान लेते हैं कि 50 पक्षी रहते हैं। ठीक, और उस पे जो पैरासाइट की नंबर है, ये क्या हो गया कि अगर इनका देखा जाएगा तो ये टॉप कंज्यूमर थे, टॉप कंज्यूमर थे। ठीक, और चूंकि यहाँ पे क्या है पिरामिड उल्टा बना है, तो जो टॉप कंज्यूमर था वो क्या हो जाएगा कि जो
यहाँ पिरामिड में है वो बॉटम में चला आएगा, ठीक है, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो डिपेंडेंट होता है किस पे, उत्पादक पे। उत्पादक यहाँ पे कौन है, प्रोड्यूसर तो हमेशा नीचे रहेगा क्योंकि वही प्रोड्यूस कर रहा है, उस पर ही डिपेंडेंट होंगे कंज्यूमर। बट यहाँ कंज्यूमर की जो सीरीज है, जो टॉप वाला था वो बॉटम में चला जाएगा, जो बॉटम है वो टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हर्बीवोरस का ये था, जैसे बाज जो ये पक्षी हो गए, तो ये पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं, रहते हैं, और ये भक्षण किसका करते हैं, पैरासाइट का करते हैं, ठीक है। और पैरासाइट किसका भक्षण करते हैं, ये हाइपर पैरासाइट का करते हैं, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, ये बनती गई, और इनकी जो नंबर ऑफ संख्या है वो इंक्रीज करती जाएगी। जैसे पक्षी मान लेते हैं 50 थे, तो पैरासाइट 500 होंगे, और जो हाइपर पैरासाइट है ये 5000 हो जाएंगे, ठीक। तो ये इस प्रकार का इसका पिरामिड बनता है इन्वर्टेड का। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्पल में। एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं कन्फ्यूज़न वाला जो पॉइंट रहता है, यही पिरामिड ऑफ नंबर का जो इन्वर्टेड वाला रहता है ये, या फिर इक्वेटिक का रहता है बायोमास में, ठीक है। तो फिर इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, एक दो बार रिपीट करके इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड टाइप का पिरामिड पढ़ते हैं कि ये पिरामिड होता है बायोमास के आधार पे। पहला था किस पे, नंबर के आधार पे था, और दूसरा ये पिरामिड है बायोमास के आधार पे। तो बायोमास का पिरामिड कैसा होता है, एक बार देख लेते हैं कि पिरामिड ऑफ जो बायोमास होता है वो यूजली क्या होता है, डिटरमाइंड होता है बाय कलेक्टिंग ऑल organism occupied each tropic label separately and measuring their dry weight, ठीक है। तो ये होता है जी, जो कलेक्टिंग होता है ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑक्युपाइंग होता है ईच ट्रॉपिक लेवल, बट सेपरेटली होता है, और इसका जो मेजर किया जाता है ड्राई वेट के आधार पर किया जाता है, ठीक है। दिस ओवरकम द साइज डिफरेंट प्रॉब्लम बिकॉज all kind of organism at a tropic level are weight. Biomass is measured in gram per meter square, ठीक है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर के आधार पे इसको निकाला जाता है। इसका जो यूनिट होती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, इसकी जो वेट होता है उसका, ठीक है। तो ये एक देख लेते हैं पहले टाइप का जो अपवर्ड पिरामिड है उसको देख लेते हैं। अपवर्ड पिरामिड में क्या है कि फॉर मोस्ट इकोसिस्टम ऑन लैंड the pyramid of biomass has a large base of primary producer with a small trophic level perched on top, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब कि अगर बायोमास की पिरामिड अगर देखी जाए तो ये क्या होता है कि अपवर्ड की तरफ अगर जाएंगे तो ये क्या होता है कि इनका जो वेट है वो कम होता जाएगा, जो ड्राई वेट है इनका कम होता जाएगा। जैसे अगर देख लेते हैं कि जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का ये इन्होंने यूनिट दी है 1000 kg दिया गया है, ठीक। 1000 kg जो यहाँ पे ग्रासेस थी वो 1000 kg थी, उसको जब प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया तो यहाँ पे जो ड्राई वेट बना वो कितना बना, 100 kg बना, ठीक है। अब ये 100 kg का जब जाता है कि अगले लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, तो इसका जो ड्राई वेट बचता है वो 10 kg का बचता है, ठीक है। अब ये 10 kg जो है वो टॉप कंज्यूमर के पास जाता है, तो यहाँ पे बचता है 1 kg ड्राई वेट, ठीक। इसीलिए जो क्या कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया था कि शाकाहार को आप बढ़ाइए, शाकाहार को आप अपनाइए, क्योंकि शाकाहार अपनाने से यही होता है कि उसका जो ड्राई वेट होता है उसमें लॉस कम होता है। अब लॉस का अगर देखा जाए 1000 kg का यहाँ जब चलता है तो सीधे यहाँ पे 1 kg बचता है, मतलब ये बचा है कि 1/1000 वह जो भाग है 1/1000वां जो भाग है वो टॉप कंज्यूमर के पास पहुंचता है, सर्वाहार के पास पहुंचता है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लॉस हो रहा है इन्वायरमेंट का मांसाहार के बढ़ने से, ठीक है। तो एक क्या होता है कि इन्वायरमेंट आप पढ़ चुके हैं, तो अगर इन्वायरमेंट को बचाने में थोड़ी सी आपकी रुचि है तो आप शाकाहार को बढ़ाइए, लॉजिक यही कहता है। बट
आपको आर्टिकल 21 के तहत आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है अपने शरीर पे, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसमें आपको खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, स्वच्छ हवा का अधिकार है, तो वो अदर चीज़ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो उसके लिए सॉरी। ठीक, बट जो एनवायरनमेंट कहता है वो यही कहता है। एंड सेकंड देख लेते हैं इसका जो पिरामिड होता है इन्वर्टेड का। तो इन्वर्टेड है कि इन कॉन्टेक्स्ट जो होता है कि इन मेनी एक्वेटिक इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास में एज्यूम एन इन्वर्टेड फॉर्म। ठीक है, तो होता यह है कि जो पिरामिड होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो जो मेनली होता है वो इन्वर्टेड में ही होता है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि ये ढेर सारी जो प्रोड्यूसर माइक्रोप्लैंक्टन 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर थी। अब इसको जब हर्बीवोरस ने खाया तो 8 ग्राम मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसका कार्निवोरस अगर बड़ी मछली खाएगी तो 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ की है कि जो इन्वर्टेड में पिरामिड इसका उल्टा बनेगा बायोमास में भी। ठीक, क्योंकि अगर इनका देखा जाएगा शुष्क, जब इनका क्या कहते हैं कि ड्राई वेट लगा निकाला जाएगा तो इनका कम निकलेगा, लेकिन जब इसका कार्निवोरस का ड्राई वेट निकाला जाएगा तो ज़्यादा निकलेगा। ठीक, बट ये क्या होता है कि अगर ड्राई लैंड में देखा जाएगा, ग्रासलैंड में देखा जाएगा तो ये पिरामिड सीधा बन जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ देखा। ठीक है, घटेगा बट सीधा बनेगा। सीधा उल्टा में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, अगला है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी। तीसरा पिरामिड होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक, अब इसकी पहले थ्योरी समझ लेते हैं, बाद में एग्जाम्पल के साथ इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। तो ये है टू कंपेयर द फंक्शनल रोल ऑफ ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम एंड एनर्जी पिरामिड इज मोस्ट सूटेबल। जो एनर्जी पिरामिड होता है वो मोस्ट सूटेबल होता है, एंड एन एनर्जी पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जो एनर्जी पिरामिड होता है वो रिफ्लेक्ट करता है द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स विथ कन्वर्जन ऑफ सोशल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। थर्मोडाइनमिक्स का रूल क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो सोलर एनर्जी है उसको हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड जो हीट एनर्जी एट इस ट्रॉपिक लेवल पे होती है, जो हीट एनर्जी मतलब क्या कहते हैं कि सभी लेवल पे जो होती है, हर लेवल पे जो हीट एनर्जी है, विथ लॉस ऑफ एनर्जी बीइंग डिस्पैच एट ईच ट्रांसफर टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। कहने का मतलब ये है कि अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हर लेवल पे होता है तो वो कम होता जाता है। ठीक है, उसमें लॉस होता है, एनर्जी में लॉस होता है। इसके कहने का हेंस द पिरामिड इज ऑलवेज अपवर्ड। इसीलिए जो पिरामिड होता है हमेशा अपवर्ड होता है। तो ये तुमको स्टेटमेंट कहीं हमेशा देखने को मिलेगा कि हमेशा क्वेश्चन में देगा कि जो एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। ऑप्शन ये देगा, क्योंकि कंफ्यूज रहोगे कि इतने सारे पिरामिड हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, तो उसमें आंसर गलत होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। बट यहाँ जो है कि पिरामिड इज ऑलवेज अपवर्ड होता है, इसलिए इस शब्द को विशेष ध्यान करके नोट कर लीजिएगा, ऑलवेज अपवर्ड होता है। ठीक है, हमेशा जो होगा वो अपवर्ड की तरह ही होगा, विथ ए लार्ज एनर्जी बेस एट द बॉटम। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हाईली एनर्जी होता है बॉटम में बहुत ढेर सारी एनर्जी होती है, लेकिन अपवर्ड होते होते ये लास्ट में बहुत कम बचती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एनर्जी पिरामिड का कॉन्सेप्ट
help to explain the phenomenon of biological magnification। ठीक है, ये जो एनर्जी पिरामिड है वो कंसेप्ट है किसको समझने में। एक अभी आगे आपको मिलेगा कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक तुमको कंसेप्ट है, उसको समझने में ये जो एनर्जी पिरामिड है वो हेल्प करता है। ठीक, और द टेंडेंसी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, जो जिसकी जो टेंडेंसी होती है टॉक्सिक सब्सटेंस की, टू इंक्रीज इन सेंट्रेशन प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल टू फूड चेन। ठीक है, जिसकी होती है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होती है उसकी हाईली कंसेंट्रेशन होती है किस पे, जो टॉप कंज्यूमर होता है उसके पास। ठीक है, तो ये एक टाइप का जो बायोमैग्निफिकेशन जो एक टर्मिनोलॉजी आपको मिलती है, कंसेप्ट मिलता है, तो उसको समझने में ये जो पिरामिड है वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, उसको भी बताया जाएगा आपको, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब ये क्या है कि प्रोड्यूसर को देखो 100 किलो कैलोरी इसके पास ऊर्जा है। ये क्या है आपका, ये प्रोड्यूसर है। ठीक, प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी है वो 100 किलो कैलोरी है। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर के पास पहुंचती है तो ये 100 किलो कैलोरी नहीं होती, और ये सेकेंडरी जाएगी तो 10 किलो कैलोरी दे जाएगी, और ये टाइप कंज्यूमर जाएगा तो 1 किलो कैलोरी, मतलब 1/1000वां भाग टाइप कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो इसके कहने का मतलब ये है, ये कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है बाद में। ठीक है, 10% एनर्जी का नियम, 10% एनर्जी रूल ऑफ 10%। ठीक है, तो 10% का जो एनर्जी रूल है वो आपको इसी में मिलता है, एनर्जी पिरामिड में मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो केवल 10% ही एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र हो पाती है। मतलब कहने का ये है कि 10% लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, टी, और 90% क्या हो गया, वो होगा लॉस। तो 10% का प्रॉफिट होगा एंड 90% का लॉस होगा, मतलब प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे। अब देखा जाएगा कि 1000 किलो कैलोरी का अगर 10% निकाला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 किलो कैलोरी। तो 100 किलो कैलोरी ये ट्रांसफ़र हुई इस लेवल पे। ठीक है, और 90% जो जो एनर्जी हो गई ये लॉस हो गई। ठीक, अब इसका 90% यहाँ लॉस होगी, तो इसका 10% 10 बचा। ठीक, 10 यहाँ बचा। अब इसका 10% ट्रांसफ़र होगी तो 10% 1 किलो कैलोरी बचा, तो यहाँ पे 1 किलो कैलोरी ट्रांसफ़र हुई। अब यहाँ 90% फिर से लॉस हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये था, यहाँ पे 10% रूल ऑफ लगेगा एनर्जी का। ठीक, अब आप लोगों को ये बताना है कि 10% जो एनर्जी रूल है वो किसने दिया है, उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग पिन कर दीजिएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र कर कमेंट कर दीजिएगा। अगला है कि कंसेप्ट है कि पोल्यूटेंट एंड ट्रॉपिक लेवल। अब बात हो जाती है कि सारे लेवल हम लोग पढ़ लिए, पिरामिड पढ़ लिए। ठीक, अब बात आती है कि पोल्यूटेंट। ठीक, अब कौन कौन से पोल्यूटेंट है जो ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं, ठीक, उनको हमको समझने की ज़रूरत है। तो पोल्यूटेंट होता है स्पेशली नॉन डिग्रेडेबल होता है, मतलब ये गलता नहीं है। ठीक है, ये डिकम्पोज नहीं होता है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि डिकम्पोज नहीं होता है, ये जिस अवस्था में रहता है वो हमेशा उसी अवस्था में बना रहता है। ठीक, तो स्पेशली वंस मूव थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये मूव कर जाता है थ्रू वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम में। जो विभिन्न ट्रॉपिक लेवल है उसके थ्रू ये क्या होता है, इकोसिस्टम में इम्प्लांट होता है, और देन ये पोल्यूटेंट किसी न किसी ट्रॉपिक लेवल में हमेशा बना ही रहता है। इसका जो कंजप्शन होता है सबसे ज़्यादा, जो मतलब ये इकट्ठा होता है वो टॉप कंज्यूमर के पास इकट्ठा होता है। ठीक है, तो ये है नॉन डिग्रेडेबल जो पोल्यूटेंट है। मीन इसमें मटेरियल होता है विच कैन नॉट बी मेटाबॉलिज्ड, मतलब इसका कभी पाचन नहीं हो पाता है बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये कभी उसको इसका पाचन नहीं कर पाते। ठीक, तो ये इकट्ठे होते रहते हैं। एग्जाम्पल
क्लोरीनेट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एक तरीके से, उसमें क्लोरीन एंड हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर ही होता है, मतलब जो नॉन डिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट हैं उनमें, ठीक। इनका जो मूवमेंट होता है वो, उसमें मेनली दो प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है। पहला है बायो एक्यूमुलेशन और दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन, ठीक। ये है जैव संचयन और ये है जैव आवर्धन। बायो एक्यूमुलेशन जो होता है, सॉरी, बायो एक्यूमुलेशन जो होता है ये होता है जैव संचयन, और यह बायो मैग्निफिकेशन जो होता है जैव आवर्धन कहलाता है, ठीक। अभी इस कंसेप्ट को हम लोग आगे देखते हैं। तो जो जैव संचयन जो होता है, बायो एक्यूमुलेशन जो होता है, वो क्या होता है कि इट रेफर्स टू हाउ पोल्यूटेंट एंटर ए फूड चेन, ठीक है। तो ये एक तरीके का होता है कि पोल्यूटेंट कैसे हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं, उसके बारे में ये एक मेनली कंसेप्ट है, ठीक है। इन क्या होता है कि बायो एक्यूमुलेशन देयर इज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। कहने का मतलब ये है कि जो पोल्यूटेंट होते हैं, अभी आप लोगों को पता है कि बहुत सारे टाइप से मतलब पोल्यूटेंट है हमारे इकोसिस्टम में, फूड चेन में, मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कृषि के माध्यम से, अशुद्ध पानी पीने की वजह से, एंड कई है कि आपके फूड चेन में जो भी आप कंज्यूम करते हैं उसके माध्यम से ये आप में कंज्यूम होता जाता है, और धीरे धीरे ये एक ट्रॉपिक लेवल से निकल करके वो अपने टॉप लेवल, टॉप कंज्यूमर के पास ये इकट्ठे होते रहे। इनको क्या कहता है कि जैव संचयन कहलाता है। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि अभी जो एनर्जी के पिरामिड में आपको बताया गया था कि जो ऊर्जा का जो लॉस होता है, तो उसमें जो टॉप लेवल है, ठीक है, यहाँ से पोल्यूटेंट आपका इंटर करता है फूड चेन में, और देन ये एक लेवल से दूसरे लेवल है, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, यहाँ पे जो टॉप लेवल है इस पे ये इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जैव आवर्धन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन रिफर टू द टेंडेंसी ऑफ पोल्यूटेंट टू कंसंट्रेट एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैव जो संचयन होता है, ये क्या कहता है कि एक तरीके का ऐसा सिस्टम है फूड चेन में जिसमें क्या होता है कि पोल्यूटेंट जो होता है उनका कंसंट्रेशन जो होता है इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, पर्यावरण से वो इंटर कर जाता है, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन, जब वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में इंटर करता है तो उसको जैव संचय बोला जाता है, जैव संचयन बोला जाता है। और जब वो एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे उसका ट्रांसफ़र होता है तो उसको बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि वह पहला ऑर्गेनिज्म, फूड चेन में पहला ऑर्गेनिज्म जिसमें पोल्यूटेंट का जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज होता है, तो ये जो पहला स्टेप है ये बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। देन जब ये एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है और एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जब ये ट्रांसफ़र होता है, इसका कंटेंट कंसंट्रेशन जो बढ़ता है, तो वो क्या कहलाता है? बायोमैग्निफिकेशन, ठीक। जैसे बायोमैग्निफिकेशन, ये देखिए वाटर है प्रोड्यूसर, जो प्लैंकटन, जैसे पहले वाटर में आपका वो पोल्यूटेंट आया, इंटर किया फूड चेन में, देन वो प्रोड्यूसर के पास जाएगा, प्रोड्यूसर जो प्लैंकटन से स्मॉल फिशेस में जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, और फिर उसके बाद लार्ज फिश के बाद फिश ईटिंग बर्ड्स, जो मछली खाने वाली जो बर्ड्स हैं उनमें कंसंट्रेशन इसकी बढ़ती जाएगी। अब देख यूनिट की बात की जाए तो अगर मान लिया जाए कि वाटर में यूनिट 1 था तो वो प्रोड्यूसर में 1000 हो जाता है, जो प्लैंकटन में 10,000, फिर स्मॉल फिश में 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़। तो इसका जो मैग्निफिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन है ये क्या होता है? ये इंक्रीज होता जाता है प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे। आप और इस जो फिगर है इसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में
क्या अंतर होता है। ये क्या होती है, एक तरीके का एक ही चेन है, ठीक। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बायो एक्यूमुलेशन है, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो आपकी कहलाएगी बायो मैग्निफिकेशन, ठीक। और लास्ट स्टेशन तक, ठीक है। तो ये आप देख लेते हैं कि बायो एक्यूमुलेशन देख लेते, इंक्रीज इन पोल्यूटेंट कंसेंट्रेशन इन वन ऑर्गेनिज्म ओवर लाइफ टाइम। मतलब यह होता है कि इसमें जो पोल्यूटेंट होता है उनका जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है ओनली वन ऑर्गेनिज्म ओवर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम एक ही ऑर्गेनिज्म में अगर लाइफ टाइम पोल्यूटेंट इंक्रीज होता है तो वो कहलाता है कि बायो एक्यूमुलेशन। जैसे फाइटोप्लैंक्टन है, एग्जांपल के रूप में ले कि फाइटोप्लैंक्टन है, इसमें अगर कंसेंट्रेशन देखा जाए कि पोल्यूटेंट का, कि इसको बढ़ता है, ठीक। अब ये लाइफ टाइम अगर फाइटोप्लैंक्टन में ही इसका पोल्यूटेंट बढ़ता रहा, इंक्रीज होता रहा जनरेशन बाय जनरेशन, बट ये फाइटोप्लैंक्टन तक ही सीमित रहा, तो ये बायो एक्यूमुलेशन कहलाएगा। समझ रहे हैं, जो प्लैंक्टन तक इसका विस्तार नहीं होता है, मतलब एक ही लेवल तक ये रह जाते हैं। जैसा कि ये एरो दिखाती है कि केवल एक ही स्पीसीज तक ये सीमित है, ठीक। इसका जो कंसेप्ट है वो बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। जैसे फिर से एक बार बता देते हैं कि इंक्रीज इन पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन इन वन ऑर्गेनिज्म ओवर लाइफ टाइम। अगर लाइफ टाइम केवल एक ही ऑर्गेनिज्म में पोल्यूटेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता रहता है तो वो कहलाता है फाइटोप्लैंक्टन। मतलब फाइटोप्लैंक्टन में ही एग्जांपल के रूप में अगर दिया जाए तो वो बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। और अगर इसको बायो मैग्निफिकेशन के रूप में अगर देखा जाएगा तो ये फाइटोप्लैंक्टन के बाद पोल्यूटेंट ये नेक्स्ट लेवल में जू प्लैंक्टन तक जाएगा, जू प्लैंक्टन के बाद फिश तक जाएगा, फिश के बाद मैमल में जाएगा, और मैमल के बाद ये टॉप जो प्रीडेटर होता है मैमल्स का, उनमें ये जाकर कंज्यूम हो जाएगा। वहाँ जाकर कंज्यूम होकर के वो जो पोल्यूटेंट है उनका जो कंसंट्रेशन है यहाँ इनका बढ़ता जाएगा। तो ये दो बहुत ही मेजर कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। देन बात करते हैं नेक्स्ट की। और आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर हो रहे हो तो फिर क्या कहते हैं कि नेक्स्ट क्लास तक ले लिया जाएगा क्लास। बट देख लेते हैं कि अभी कितना बचा है। एंड अभी तो काफ़ी चीज़ें बची हैं। अभी बायोटिक इंटरेक्शन है, देन अभी साइकिल्स हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल है इसमें, ठीक। तो फिर आज की क्लास यहीं तक सीमित रखते हैं, ठीक। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, बायो एक्यूमुलेशन सीखा, एंड देन बायो मैग्निफिकेशन सीखा, ठीक। पोल्यूटेंट एंड ट्रॉपिक लेवल इसके बारे में सीखा, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर सीखा। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में हम लोगों ने बात की, फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड चेन में कितने प्रकार होते हैं वो देखा, एनर्जी फ्लो कैसे काम करता है उसको हम लोग देखे, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में हम लोग ब्रॉड लेवल पे डिस्कस किया है, ठीक। एंड अगर इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करिएगा कि जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई। एक बार हम लोग नेक्स्ट डे जब हम से चीज़ें डिस्कस करेंगे तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर दिया जाएगा। और
यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है, तो फिर इसको क्या कहते हैं कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक, और आपके बहुमूल्य चलो एक बार फिर से कि इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। इस कोटेशन के साथ आप जाइए और चीज़ें रिवाइज कर लीजिए। आप सभी का भला हो। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सभी लोगों का।